बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PID भी कहते हैं। ये बेसिकली फ़ीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि वजाइना के रास्ते ऊपर यूट्रस में चले जाते हैं और फिर फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके जो आमतौर पे जो अलामात होती हैं वो कुछ ख़वातीन में जो है ना बहुत ही हल्की होती हैं, ठीक है, और कुछ इवन लड़कियों को तो बिल्कुल इसकी अलामात होती भी नहीं है, महसूस ही नहीं होती। तो कभी कभी ये भी होता है कि इसकी जो अलामात ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं, और कुछ ख़वातीन में ऐसे भी होता है कि लट से उनकी शादी हो जाती है और उनको पहले कोई इस तरह का इन्फेक्शन हुआ था, उनको पता ही नहीं चला, और बाद में जब शादी होगी तो पता चला कि वो काफ़ी अरसा हो गया, वो उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या उनको लट से कि कमर में आस्ता आस्ता मतलब दर्द होना शुरू हो गया है, वो जो बहुत अरसे तक जारी रहता है। तो ये जो है ना, ये मतलब कुछ ख़वातीन में इस तरह की जो है ना ये शिकायत होती हैं। चलें अभी इसकी मैं आपको अलामात बता देता हूँ। तो इसकी जो अलामात होती हैं वो कभी मैंने जैसे पहले बोला है कि कभी कभी बहुत ही हल्की होती हैं और उनको रिकग्नाइज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कुछ ख़वातीन को तो कोई अलामात होती भी नहीं है। लेकिन जब इसकी जो अलामात होती हैं तो वो उसमें क्या होता है कि आम तौर पे दर्द होता है ख़वातीन को, जो बहुत हल्का भी हो सकता है और ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, और ये दर्द जो है मतलब कमर में होता है और पेट के निचले हिस्से में होता है। और फिर ये है कि इसकी एक और अलामत ये होती है कि जो ना जो वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो बड़ा एबनॉर्मल किस्म का और हैवी डिस्चार्ज होता है, और इसकी बिल्कुल ना बहुत मतलब बदबूदार वो जो डिस्चार्ज होता है। और फिर यह कि ब्लीडिंग भी बड़ी यूट्राइन से जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग आ सकती है, ख़ास तौर पे जब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आ सकता है, या उसके बाद भी मतलब ब्लड आ सकता है, या फिर जब फीमेल के जो साइकिल चल होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहते हैं, तो उसके दरमियान भी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर यह कि इसमें कुछ ख़वातीन को ना ड्यूरिंग इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है ना पेन शुरू हो जाता है, और कुछ ख़वातीन को इवन बुखार भी हो जाता है, सर्दी भी लगती है। और फिर इसके एक और अलामत जो आमतौर पे देखने में आई है कि जो है ना कुछ लड़कियों को जो है ना वो जब वो यूरिन पास करती है ना तो वो उस पर पेन होता है, और जो है कभी कभी वो ज़्यादा मतलब यूरिन एक फ्रीक्वेंट मतलब आना शुरू हो जाता है, या फिर डिफ़िकल्टी होती है यूरिन में जब आता है। तो ये तो मैंने कुछ अलामत, लेकिन यह कि अभी अगर लट से सीरियस अलामत हो जाए, मसलन यह है कि पेट के जो निचले हिस्से में जो है कमर में यानी कि और वो शदीद दर्द हो जाए, या फिर नादिया वाट यानी मतलियाँ आना शुरू हो जाए, उल्टी आना शुरू हो जाए, और कभी कभी तो बहुत शदीद उल्टियाँ आती हैं, और उसमें यह है कि जो भी वो चीज़ खाती हैं ख़वातीन जो है ना वो पास ही नहीं होती नीचे, और फिर उल्टी आना शुरू हो जाती है। या लेट से कि कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है 38.3 से ज़्यादा, और बिल्कुल फाउल किस्म का स्वेलिंग मतलब जो है ना बिल्कुल जो है बदबूदार किस्म का अगर डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए तो वो जो है ना आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके जो है ना मतलब इसकी जैसे मैंने पहले ये भी बताया कि जो है ना यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी या उसमें पेन हो सकता है, तो पीरियड के दरमियान जो है ना वो ब्लीडिंग आ सकती है। तो इस तरह की जो मतलब एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, पेन फॉर यूरिनेशन हो रही हो, तो ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन समझा जाता है। तो फिर अगर इस तरह का सस्पेक्ट कर रही हो आप, तो आप फौरी तौर पे जो ना सेक्सुअल एक्टिविटी हो मतलब किसी जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ बंद कर दें, और जो है ना फिर इसकी फौरी तौर पे आपको इसका इलाज करवाएं। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ मतलब क्या कॉजेज़ क्या होती हैं। तो इसकी जो कॉज में आमतौर पे तो इसके कई बैक्टीरिया वैसे जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का बायस बन सकते हैं, लेकिन जो गोनोरिया और क्लेमिडिया का इन्फेक्शन आता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का जो बायस बनते हैं। और इसमें यह है कि ज़ाहिर है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो ज़ाहिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे मतलब कभी ये मतलब ये वाला जो मैंने बताया ना मोस्ट कॉमन मतलब रीज़न होती है, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जब आपके जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैप में जब जो है ना जो नॉर्मल उनका जो बैरियर है जो उसको वो डिस्टर्ब हो जाए,
ठीक है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्टर्ब हो जाए तो उसके दौरान भी हो सकती हैं। मतलब ये है कि लेट्स से कि एक फ़ीमेल को मेंसेस आ रहे हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद जो है, या कोई लड़की की किसी की मिस कैरेज हो गई है, अबॉर्शन हो गया है, तो उसके दौरान चूँकि वो जो है जो सर्विक्स जो चूँकि एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो वो उसकी चूँकि डिस्टर्बेंस हो जाती है उस बैरियर की, मतलब एक तरह की प्रोटेक्शन की जो डिस्टर्बेंस हो जाती है मतलब मेंसेस के दौरान या चाइल्ड बर्थ या मिस कैरेज और अबॉर्शन जो मैंने बताई हैं, तो उस दौरान ये जो है ना इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। फिर यह कि अगर लड़ से किसी फीमेल को जो है ना अपने वो जो लॉन्ग टर्म को फैमिली प्लानिंग कर रही है, एक डिवाइस आती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, तो उसको अगर इंसर्ट करते वक्त जो है ना बैक्टीरिया भी दाखिल हो सकते हैं। और कोई इसके अलावा और कोई मेडिकल प्रोसीजर हो जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो जाएं यूट्रस, मतलब यूट्रस में आगे वो जाने के लिए, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएँ, तो फिर भी ना इन्फेक्शन का चांस बन सकता है। अब मैं इसके आपको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। तो रिस्क फैक्टर में ये ना कि सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखने की है कि जो आमतौर पे ये यंग फीमेल को होती हैं, ख़ास तौर पे 25 साल की कम उम्र की, यहाँ पे तो चूँकि मैं वेस्टर्न कंट्री में, तो यहाँ पे तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर बहुत कॉमन है। तो जिस लड़की के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उसको इसके ज़्यादा चांस है, या फिर ऐसे कोई बंदे के साथ जिसका लड़के के साथ किसी लड़की का रिलेशनशिप है, जिस लड़के ने भी आगे और गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं, तो वो जो है ज़ाहिर है दूसरे से इन्फेक्शन जो है ना अगर उसको हुआ हो तो उसको भी लगा सकता है। और ज़ाहिर है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये जो है ना ये इन्फेक्शन लगता है। और अगर वो कोई फीमेल डॉचिंग रेगुलरली करा रही है, तो उसमें यानी कि चूँकि बैलेंस जो हार्मफुल जो बैलेंस होता है ना वो बैक्टीरिया का, मतलब जो गुड वर्सेस जो बैड बैक्टीरिया हैं, मतलब जो वजाइना और उसमें, तो वो जो है बैलेंस ख़राब होने की वजह से, जो मतलब डॉचिंग की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर लेट से किसी को हिस्ट्री है पहले से इस बीमारी की, तो या और कोई इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटर लग गया तो वो भी हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि आईयूडी इंसर्ट करने से भी थोड़ा बहुत इसका रिस्क हो सकता है। और आमतौर पर जो आईयूडी की वजह से जो होता है, तो वो आमतौर पर इसकी जो ना आमतौर पे पहले 3 हफ्ते में इसकी जो ना इंसर्शन के बाद ये इसका चांस है। अब इसकी मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। ये बड़ा ध्यान से सुनने वाली बातें हैं क्योंकि ये जो है ना डिजीज़ बहुत कॉमन है। तो कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे जो कि ज़ाहिर है एक इन्फेक्शन होता है, अगर उसको ठीक ना किया जाए सही तरीके से, तो वो अगर ज़्यादा देर वो इन्फेक्शन आ जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जो आप इसको नोट कर लें। एक तो ये कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस है, जो मतलब PID है, जो मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होती है कि जो यूट्रस प्रॉपर, तो जो प्रेगनेंसी वो यूट्रस में होती है, लेकिन अगर यूट्रस में ना हो तो वो मतलब ये है कि एक्टोपिक होगी, यूट्रस की बाहर होती है। तो ये लेट से कि किसी लड़की को ये PID हुई है तो उसको सही तरह ट्रीटमेंट नहीं दिलाएगी, तो वो जो है ना जो मतलब जब वो स्कारिंग होती है, स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। तो वो जब स्कार टिश्यू बनते हैं जो फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो जब एग की फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो जो है ना वो फर्टिलाइज एग जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकता मतलब यूट्रस में। नॉर्मली तो आपको पता ही होगा कि जब ड्यूरिंग मतलब जब एक लड़की से शादीशुदा है, जब मियाँ बीवी के साथ आप तल्लुकात होते हैं, तो हस्बैंड से जब स्पर्म जाता है तो एग से जब वो लगता है फीमेल के एग से, तो वो फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, लेकिन ये कि क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब से जो मतलब जो है ओवरी से वो एग निकलता है और इधर से स्पर्म जाता है, तो वो जब वो मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद वो जो बनता है, वो जो उन दोनों का जो मिलाप होता है, तो वो मतलब स्पर्म और एग का, तो वो जो है ना वो नहीं आ सकता यूट्रस में, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि जो फ्लोपियन ट्यूब में स्कारिंग हुई होती है, जो मतलब फर्टिलाइज एग जो होता है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये है ना कि वो आमतौर पे फिर उधर ही जो है ना वो प्रेगनेंसी उधर ही फ्लोपियन ट्यूब में ही वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको मतलब वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सूरत में। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फ्लोपियन ट्यूब में होती है आमतौर पर, तो वो जो है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि जो है ना वो ब्लीडिंग कर सकती है और एमरजेंसी एक तरह की जो मेडिकल ये कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा जो अगर चूँकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डैमेज हो सकता है, तो वो इनफर्टिलिटी का करता है, यानी कि कोई लड़कियों के अगर लड़ से शादी हुई है और वो काफ़ी अरसा गुजर गया है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कभी कभी जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है जो ना उनकी जो ना वो
ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं, मतलब स्कारिंग की वजह से, जो मतलब उनको हो सकता है माजी में ये PID हुई हो। फिर यह है कि इसका कुछ ख़वातीन को बहुत अरसे तक, जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं, मतलब बहुत अरसे तक उनकी जो ना जो फ्लोपियन ट्यूब में स्कारिंग होती है या अदर जो पेल्विक आर्गन में, इसके अलावा तो उसकी वजह से काफ़ी अरसे तक वो, काफ़ी महीनों सालों तक वो दर्द रह सकता है। फिर यह है कि कभी कभी जो ना एब्सेस, मतलब जो एक पस की जो कलेक्शन है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाती है, और आमतौर पे जो एब्सेस बनती हैं वो फलोपियन ट्यूब और ओवरी में बनती हैं, लेकिन ये कि ये यूट्रस में भी और कई और पेल्विक आर्गन में भी डेवलप हो सकती हैं। और इस एब्सेस को अगर ठीक ना किया जाए तो ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो ये तो होगी कम्युनिकेशन। अब मैं इसको जो ना आपको प्रिवेंशन बता देता हूँ। तो इसकी जो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो, चूँकि यहाँ पे तो मैं वेस्टर्न कंट्री में तो ये बहुत ही चीज़ें कॉमन है, उसमें यह है कि हम एडवाइस करते हैं कि सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करें, मतलब कॉन्डम का यूज़ करें, और इस तरह की जो है जो लड़कियों के मल्टीपल पार्टनर तो वो अवॉइड ही करें तो बेहतर है। एक ही बंदे से सिंसियर रहें, शादी लड़ से शादी हो जाती है तो वो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और उसी के साथ सिंसियर रहें। और यह है कि फिर यह कि जो है ना उनको कुछ मतलब जो बैरियर मेथड्स होते हैं जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव ख़वातीन यूज़ करती हैं, तो उसमें फिर वही कॉन्डम का यूज़ आ जाता है। तो लेट से कि कोई लड़की पिल्स लेती है जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो फिर उसको जो ना जब जो वो पिल्स बचाती नहीं है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से, लेकिन यह कि उसको फिर पार्टनर के साथ उसका साथ प्रोटेक्टिव मतलब कॉन्डम से यूज़ करना पड़ेगा। और फिर यह कि अगर लेट से कि आपको सस्पिशन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोई हो गया, तो वो जो है ना आप उसकी स्क्रीनिंग कराएं और डॉक्टर से प्रॉपर चेक कराएं। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपका पार्टनर है, ठीक है, तो उसको भी जो ना उसका चेकअप और इसकी ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है ताकि वो दूसरों को ये बीमारी ना लगा सके। फिर ये जो कुछ ख़वातीन को जो डॉचिंग का वो बड़ा होता है शौक, ठीक है, वो मतलब एक तरह की क्लीनिंग वो अपने रिप्रोडक्टिव आर्गन को वो करती हैं, तो वो जो है ना वो बेसिकली उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो बल्कि उल्टा नुकसान ही पहुँचाता है, क्योंकि उससे जो है ना ये PID वगैरह हो सकती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इसका कोई ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को टेस्ट करने के मतलब चेक इसका डायग्नोज करने के लिए, लेकिन ये कि फिर रिलायबल उसमें हम रिलाई करते हैं कि मल्टीपल जो मतलब फाइंडिंग्स होती हैं तो उस पर हम रिलाई करते हैं, मतलब हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जाम से, ठीक है, और टेस्ट वगैरह से। तो उसमें ज़ाहिर है जब हिस्ट्री हम पेशेंट को लेते हैं तो उसमें पूरा हम वो पूछते हैं कि उसके जो सेक्सुअल हैबिट्स क्या हैं, जो उसको STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, और कोई वो बैरियर मेथड यूज़ किया है कि नहीं, और फिर सब उसकी साइंस एंड सिम्टम पूछते हैं। इसके अलावा फिर बाद में फिर जब एग्जामिन करते हैं फीमेल का, तो वो उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन का हम एग्जामिन कर सकते हैं ताकि वो पता चले कि कोई टेंडरनेस या स्वेलिंग तो नहीं है। फिर यह कि कॉटन स्वैब लेके उसके जो है ना आपके उसमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन मतलब जाइना या सर्विक्सेस या उसके सैंपल लिए जा सकते हैं ताकि वो लैब में टेस्ट हो जाएँ बैक्टीरिया के, फॉर एग्जांपल गोनोरिया या क्लेमिडिया का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा जो है ना अगर और कुछ लट से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे HIV वगैरह का वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो है ना का हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, HIV वगैरह टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, और मतलब जो है कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर का टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें इन्फेक्शन का वो आइडिया हो जाए, ठीक है। और अगर कभी कभी फिर ये अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ सकता है जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इमेजेस को देखने के लिए। फिर यह कि अगर इसके बावजूद भी डायग्नोसिस क्लियर ना हो तो लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ये जो एक प्रोसीजर है, इसमें जो है ना कि एक लाइटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो थोड़ा एब्डोमेन में छोटा सा इंसिजन लेके ना, तो उसमें वो पेल्विक आर्गन को व्यू करते हैं, उसमें कैमरा अटैच होता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर मुश्किलात हो रहे हैं तो फिर एंडोमीटर बायोप्सी भी कर सकते हैं, मतलब जो है ना कि वो यूट्रस में एक छोटी सी ट्यूब, पतली सी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो उस पर जो है ना वो एंडोमीटर टिश्यू का जो है ना सैंपल लेते हैं, तो उसको फिर उस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के साइंस के लिए उस सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है ना ये है कि ज़ाहिर है हम इसके जो इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। तो इसमें ये आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें अगर लेट से कि वो पुरानी होगी बीमारी और स्कारिंग वगैरह जो है मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जैसा मैंने बताया फ्लोपियन ट्यूब में स्कारिंग हो जाती है, उसको जो है अगर वो हो गया तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। तो
फिर ये कि जब एक्यूट स्टेज में, जब शुरू के स्टेज में जब लड़की आ जाती है हमारे पास, उसके ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक कर सकते हैं। वो आमतौर पे एक कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है जो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सैंपल वगैरह भिजवाते हैं, तो जब सैंपल का रिजल्ट आता है लेबॉर्ट्री से, तो फिर जो भी लेट से बैक्टीरिया कोई भी उसके लेट से गोनोरिया क्लेमिडिया का इन्फेक्शन हो, तो फिर उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक फिर वो हम एडवाइस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि फॉलो अप आप 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि पता चल रहा है कि आपका इलाज सही हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ख्याल रखने की ज़रूरी है कि अगर आपको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की है तो आपने वो पूरा कोर्स लें, क्योंकि फिर ताकि ये कि वो इन्फेक्शन अंदर ज़्यादा ना फैले। फिर इसके साथ जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो सेक्शुअल पार्टनर जिसका मतलब जिसको आज सस्पिशन है कि वो उसकी वजह से हुई है, तो उसकी भी जो चेकअप और ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। और इस दौरान जब ट्रीटमेंट अगर जब चल रही है तो फिर यानी कि आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स से अवॉइड करना चाहिए, ताकि जब तक ना आपकी सिम्टम ठीक ना हो जाए। तो अगर लेट से कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उनको जो एंटीबायोटिक्स मतलब ओरल मेडिकेशन वगैरह दिए हैं तो उससे नहीं रिस्पॉन्ड करी, तो कभी कभी हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ जाता है। उसमें इंट्रावीनस एंटीबायोटिक जो है ना वो लगाते हैं शुरू में, तो फिर बाद में ओरली दे देते हैं। और अगर लेट से कि बहुत ज़्यादा शदीद हालत ख़राब हो गया है, एब्सेस सपोज हो गया है, या तो हमें थ्रेट लगता है कि ये रप्चर हो जाएगी, मतलब बहुत शदीद इन्फेक्शन, तो फिर यह कि कभी कभी एब्सेस को सर्जिकली ड्रेन कर सकते हैं। तो ये तो थी मतलब जो है ना इसकी वीडियो PID के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो है ना काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मतलब यानी कि बाद में ख़ास तौर पे जो कुछ लड़कियों को जब शादी हो जाती है बाद में, और फिर अगर ब्लड से उनकी स्कारिंग हो या फैलोपियन ट्यूब में पुराना इन्फेक्शन रह जाए और सही तरह ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, तो फिर ये है कि इनफर्टिलिटी का और फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर इससे बेहतर है कि वो जो है ना आप पहले सही तरह इसका इलाज करा लें। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरा जो चैनल उब्बेतबी है बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों को मेरी वीडियोस का फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।